हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। क्लास 11 का बिल्कुल एक नया चैप्टर BRS यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स, इस चैप्टर के साथ आज के क्लास को हम लोग शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल एक नया चैप्टर होगा जिसके अंदर हम लोग BRS का हर एक कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि इसका अप्लायंसेस कैसे और कौन से तरीके से होता है। बहुत सारे मैसेजेस ये आता है कि सर बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज है, बहुत समझने में दिक्कत आता है, बिल्कुल मजा नहीं आता है। और ये बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। इंडिया के हर एक बोर्ड के अंदर ये हर साल पूछे ही जाते हैं। तो सेवरल ईयर इसको इस क्वेश्चन को आना ही है और हमें ये समझ के करना भी है। तो स्टूडेंट अब बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, कुछ सीमित पॉइंट के साथ आज के क्लास को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से इसको देखना और इसके आगे जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो इसी कॉन्टेक्स्ट को, इसी सोच को जस्ट अप्लाई करेंगे और एक के बाद एक प्रॉब्लम कंप्लीट होते जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल ये इजीएस्ट एक मेथड्स के साथ। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशंस स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BRS। तो स्टूडेंट्स BRS ये क्यों होता है, इसका कुछ फीचर्स हम लोग जानेंगे। स्टूडेंट्स बैंक ट्रांजेक्शन जैसे होता है, वहां पे दोनों खाते होते हैं। जैसे बैंक के पास एक स्टेटमेंट्स होता है और हमारे पास, तो मान लीजिए कि हम लोग 100 रुपए बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो उस हिसाब से हम अपना जो कैश बुक है इधर भी लिख देंगे कि बैंक में हमने डिपॉजिट करी है। तो ये जो बैंक में भी 100 रुपए है और हमारे खाते में भी 100 रुपए है, यानी कैश बुक में भी 100 रुपए है। इसको दोनों को हमें इक्विवेलेंसी यानी लेबल करना है। यहाँ पे राइट रॉन्ग किसी भी, जैसे हम लोग डबल एंट्री या बुक कीपिंग एंट्री में, सिंगल एंट्री में हम लोग क्या करते थे कि राइट रॉन्ग का आइडेंटिफिकेशन करके नया एक थ्योरीज जो राइट है उसको हम लोग कंप्यूट करते थे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और एज पर द इंस्ट्रक्शंस उसको अपने कैश बुक के अंदर उसको बिल्कुल और बिल्कुल हम लोग उसको समराइज करेंगे एक अमाउंट के साथ। तो ये पासबुक और बैंक यानी कैश बुक, ये पासबुक और कैश बुक अपने पास, ये दोनों को जब हम लोग लेवल करते हैं यानी कि समान, इसका जो दोनों रेसिप्रोकेशन इक्वेलिटीज को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, इसका नाम ही रिकॉन्सिलिएशन है। और बैंक के साथ ये रिकॉन्सिलिएशन होता है, तो दैट इज वाई इसको हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैंक ट्रांजेक्शंस। तो बैंक ट्रांजेक्शंस में स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों ट्रांजेक्शंस, दोनों यहाँ पे बुक होता है, एक होता है कैश बुक और यहाँ पे पासबुक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों बुक ही हमारे पास होता है। कैश बुक भी हम लोग कैश बुक को कंट्रोल करते हैं, यानी हम वही बैंक में डिपॉजिट करने के बाद 100 रुपए डिपॉजिट करने के बाद कैश बुक में हम वो 100 रुपए जरूर लिखते हैं कि वी आर डिपॉजिटिंग 100 रुपीज इन पासबुक यानी बैंक। तो ये हो गया पासबुक, ये बैंक के द्वारा ऑपरेट होता है यानी लिखित होता है। इसके अनुसार ही हम हमें इस स्टेटमेंट्स को और ये जो कॉन्टेक्स्ट, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट होगा, इवेंट सिचुएशंस, तो इसको हम लोग सीख के इसको हम लोग उसको ही फॉलो करते चलेंगे और इसका जो पूरा इंस्ट्रक्शंस होगा ये पासबुक के अंदर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक रूल्स होगा, जैसे इट शुड बी फॉलो पासबुक इंस्ट्रक्शंस। पासबुक का जो इंस्ट्रक्शंस होगा उसको ही हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो बुक्स होंगे इन कैश बुक और इन पासबुक, ये डेबिट और क्रेडिट होता है नेचुरली।
तो कैश बुक के अंदर जब हमारे पास ऐड होता है, यानी अकाउंट पे कुछ एडिशंस होता है, यानी अकाउंट में 5000 रुपीज था और एक्स्ट्रा 3000 रुपीज कहीं से पेमेंट हुआ, तो उस समय 8000 रुपीज, तो हमें कैश बुक में वो ऐड करना होता है, यानी डेबिट करना होता है। अगर कैश बुक पे पैसा चला जाता है, किसी को पेमेंट करना है 100 रुपए, तो 100 रुपए यहाँ पे क्रेडिट यानी माइनस होता है। ठीक पासबुक में इसका ऑपोजिट होता है। यहाँ पे पासबुक में अगर एंट्री होता है तो उसको हम लोग क्रेडिट बोलते हैं, और एग्जिट होता है तो डेबिट। जैसे कि आप जानते हो कि महीने का 1 तारीख को आपके फोन में एक मैसेज आता है कि योर पासबुक हैज बीन क्रेडिटेड बाय द 30,000 रुपीज, यानी किसी कहीं से भी सैलरी आता है और 1 तारीख को वो आपको मैसेज के माध्यम से क्रेडिटेड होने का एक सूचना देता है, यानी कि बैंक अकाउंट में वो क्रेडिटेड होता है, यानी आपके खाते में वो पैसा आता है। ठीक है, ठीक इसके विपरीत जब आप किसी ऑनलाइन परचेज करते हो, किसी गैजेट्स को या एक्सेसरीज को आप खरीदते हो, तो उस समय मान लीजिए वो 5000 का आता है, तो ऑनलाइन शॉपिंग शॉपिंग करने के बाद जब पेमेंट होता है, आपको एक एसएमएस मिलता है कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 5000 रुपीज, यानी कि 5000 रुपीज हैज बीन डिडक्टिंग फ्रॉम योर अकाउंट रिगार्डिंग द ऑनलाइन शॉपिंग वट एवर। तो स्टूडेंट्स ऐसे ये होता है। अब बैंक में आप ही के खाते होता है, आप ही के इंस्ट्रक्शंस में या बिहाफ में बैंक वाले उस ट्रांजेक्शन को अंजाम देते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि पासबुक के अंदर वो जो पैसा क्रेडिट होता है जब आता है क्यों, अब जब डेबिट होता है तो वहां पे डिडक्शन क्यों? तो स्टूडेंट जस्ट इसका उल्टा होता है, क्योंकि बैंक के पास जो सैलरी का पैसा आता है वो बैंक का पैसा नहीं होता है, वो आपका पैसा होता है। बैंक का ऑब्लिगेशन ये होता है कि दे हैज टू पे दिस पर्टिकुलर अमाउंट टू यू पीपल्स, तो आपको यानी इंडिविजुअल को वो पैसा मिलता है, सो दैट इज व्हाई बैंक वहां पे क्रेडिट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा चलिए, बैंक इस ट्रांजेक्शन के साथ कुछ हमारे पास बीआरएस का जो मेन सेगमेंट है अभी उसमें हम लोग जाएंगे और उसको हम लोग सीखने की चेष्टा करेंगे कि ये कौन सी जगह में ये फॉर्मेशन आते हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ बैंक reconciliations स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मेशंस करना होगा। स्टूडेंट्स इस फॉर्मेट में हम लोग दोनों कॉलम्स में एक एडिशंस और एक सब्ट्रैक्ट, यानी एक में प्लस होगा एक में माइनस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि पर्टिकुलर तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ बैलेंस ऐसा होगा जो इनिशियल में आपको दिया जाएगा, इसको पहले तो आइडेंटिफाई आपको करना है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बहुत ही सीमित पॉइंट होता है, इस पॉइंट को आप पहले जस्टिफाई करो कि कभी भी आपको इंस्ट्रक्शंस में मिले जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ये क्वेश्चंस कर रहे हो कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप इसको जोड़ दोगे। बैंक बैलेंस एज पर फेवरेबल, तो आपको इसको भी फेवरेबल, अगर आपके फेवर में बैलेंस आता है तो ये आपको ऐड करना होता है। ठीक है, या फिर डेबिट, डेबिट बैलेंस, ये भी अगर इंस्ट्रक्शंस में आपको मिलता है तो जरूर आप इसको ऐड कर देना। ठीक है, तो यही 3 चीजें हैं जो आपको इनिशियली ऐड करनी होती है, तो बिल्कुल इसको छोड़ के और कुछ भी नहीं है। और आता भी है कोई कंक्लूशंस आता है, कोई क्वेश्चंस आता है, तो इससे रिलेटेड ये जो मीनिंग्स है ये मीनिंग्स के ही आसपास ये आपको इंडिकेट करेगा। तो चलिए नेक्स्टली हम लोग जब इसको लेस करेंगे बैलेंस में, जैसे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर ऐसा होता है तो इसको आपको माइनस करना है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस
एज पर कैश बुक। स्टूडेंट्स यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बैलेंस अगर होता है तो हम लोग इसको लेस करेंगे। नेक्स्ट, अनफेवरेबल बैलेंस। बैलेंस, तो ऐसे अगर बैलेंस रहेगा तो आप इसको क्या करोगे, ये माइनस के कॉलम में आप इसको कंप्यूट करोगे, ठीक है। ये होता है ऐड और ये होता है लेस, यानी कुछ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आपको जितना भी क्वेश्चंस आएगा आप इसी मीनिंग में आप उसको लेस कर दोगे। अच्छा, इसके बाद कुछ कुछ हमारे पास एंट्रीज ऐसे आते हैं कि उस एंट्री को हमें ऐड या लेस करना होता है। आइए उसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड करेंगे, फर्स्ट टू चेक इशू but not presented for payment। अगर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऐसा अगर होता है तो आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। आइए इसको थोड़ा डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दोनों बैंक अकाउंट होता है, जैसे होता है कैश बुक और ये होता है पासबुक। सपोज हमारे अकाउंट में 5 लाख बैलेंस में बैंक में भी हमारे पास है, यानी बैंक में भी 5 लाख यानी कैश बुक में भी 5 लाख रुपीज है, ठीक है। अब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब किसी एक को हमें पेमेंट करना था, यानी पैसा पे करना था, तो हम लोग चेक के थ्रू उसको पेमेंट करी 1 लाख रुपीज। तो हम लोग अगर पेमेंट करते हैं तो -1 लाख रुपीज कर देंगे ना, तो हमारे पास अभी जो बैलेंस है ये 4 लाख रुपीज है। लेकिन वन सर्टेन ऑफ टाइम के बाद हम बैंक में जाते हैं, बैंक वाले हमें सूचित करता है कि नहीं, वो बंदा पेमेंट के लिए आया ही नहीं है, वो चेक डिपॉजिट हम लोगों एक्सेप्ट ही नहीं करी है। तो दैट इज वाई आपका जो बैलेंस 5 लाख का 5 लाख ही है, तो उस समय हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यानी हम लोग इसको 1000 ये 1 लाख रुपीज जो है इसको ऐड करके ये 5 लाख जो है और ये 5 लाख इसको हम लोग रिकॉन्सिलिएशन कर देंगे, इसको ही हम लोग इसको इक्वल इक्वल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो एनी इंक्रीमेंट ऑन बैंक बैलेंस, यानी कि कोई आपके आपके बैंक अकाउंट में किसी सोर्स से पैसा आया, जैसे किसी ने पेमेंट किया कि कहीं से भी कोई कुछ आपका रिसीवेबल था, वो बंदा आपको अकाउंट के अंदर पेमेंट करी, तो वो आपको पता नहीं, आप उसको कैश बुक में लिखे भी नहीं हो। सो दैट इज वाई अगर वो 50,000 यानी 50 के वो पेमेंट करता है तो आपके बैलेंस में ये जो 5 लाख और 50 के, तो 50 के आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी 5.50 लाख 5.50 लाख ये बैलेंस हो जाएगा, ये रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ऐड करना है। नेक्स्ट, डिविडेंड वारंट issued but not yet presented। ऐसा अगर होता है, मतलब डिविडेंड वारंट इशूड होता है और आपको ये पता नहीं चला, यानी डिविडेंड वारंट का मतलब क्या होता है, किसी कंपनी में मान लेते हैं कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हो और एक समय के बाद वहां पे 5,000 रुपीज आपको डिविडेंड मिलता है। अगर इन्वेस्ट करोगे तो डिविडेंड तो मिलेगा ना, तो उस हिसाब से 5,000 रुपीज आपको डिविडेंड मिला है, ये बैंक में इस वारंट ने कंपनी भेजी है, लेकिन आप इसको पास कैश बुक के अंदर अभी तक एंट्री नहीं की हो, क्यों, आपको पता ही नहीं है। तो आपको जब पता चलेगा तो उस समय आप इसको ऐड कर देना, ठीक है। तो ये होता है इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स इसके रिलेटेड जो जितने सारे फर्दर इंस्ट्रक्शंस हमारे पास आएंगे थ्रू द
क्वेश्चन आंसर और प्रॉब्लम सॉल्व में, तो हम लोगों को इसी सोच में हमको इसलिए इसको एंट्री करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शंस आता है जो हमें लेस करना होता है। तो स्टूडेंट्स लेस में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो यहाँ पे चेक डिपॉजिट होता है बट नॉट कलेक्टेड। तो ऐसा अगर होता है तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे लेस करना होता है। तो स्टूडेंट्स आइए इसको भी हम लोग डिटेल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे हाथ में 5 लाख और बैंक के खाते में भी 5 लाख बिल्कुल सेम सेम बैलेंस है। अब हम चेक डिपॉजिट किए बैंक में, ठीक है राइट। तो किसी से हमें 2 लाख रुपए पेमेंट मिला चेक के थ्रू और उसको हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर दी। तो हम लोग कैश बुक के अंदर क्या कर देंगे, प्लस 2 लाख जो है 5 लाख और 2 लाख दोनों को मिला के हम बैलेंस दिखा देंगे 7 लाख। लेकिन एक सर्टेन अमाउंट टाइम के बाद हम बैंक में जाके इंफॉर्मेशन लेते हैं कि भैया वो जो चेक है वो बिल्कुल हम लोग एक्सेप्ट नहीं किए, थ्रू द कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा या कुछ भी होगा वो बैंक बिल्कुल देखेगा। तो आपके अकाउंट में फिलहाल 5 लाख रुपीज ही है, तो उस समय हमें क्या करना होता है, लेस करना होता है। लेस 1 लाख रुपीज 2 लाख रुपीज, यानी 2 लाख रुपीज को हम लोग लेस करके ये जो 5 लाख रुपीज है 5 लाख रुपीज, इस 5 लाख रुपीज को हम लोग रिकॉन्सिलिएशन कर देंगे यानी इक्वल कर देंगे। तो उस समय हमारे पास लेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास एनी टाइप ऑफ एनी डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, अगर कोई डिक्रीज होता है बैंक बैलेंस के अंदर, कोई डिक्रीज होता है तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे भी डिक्रीज करना होता है। यानी कि सपोज हमारे अकाउंट में 5 लाख रुपीज है, सपोज हमारे पास 5 लाख रुपीज है, वहां पे 50,000 रुपीज का बैंक ने एक ऑटो डिडक्शन मोड का कोई पेमेंट मंथली जो करना होता है वो कर दिया। एक टर्म इंश्योरेंस का अगर पॉलिसीज है तो वो बैंक ने कर दिया पेमेंट, लेकिन हमें अभी पता नहीं है तो हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 50K को और उस हिसाब से 4.5 लाख हमारे पास यहाँ पे 4.5 लाख हमारे पास होगा, ठीक है। तो ऐसे रिकॉन्सिलिएशन के अंदर ये हमारे पास लेस हो जाएगा। और एक पॉइंट को स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसा इंस्ट्रक्शन की देखी जाएगी कि चेक डिपॉजिटेड but it was dishonored and not recorded in cash book। अगर कोई चेक हम कोई चेक जमा करते हैं और वो डिसऑनर्ड हो जाता है तो उसके बाद जाके वो लेस होता है, क्योंकि हमारे पास कोई अगर पेमेंट चेक के थ्रू होता है, अगर वो इनवैलिड या उसका डेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है तो इमेच्योर अगर होता है तो उस हिसाब से इसको हम लोग माइनस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल हमारे पास कुछ ये 6 इंस्ट्रक्शंस होगा, इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू जितने सारे फर्दर इंस्ट्रक्शंस आएगा जो हम लोग आगे की क्लास में करने वाले हैं, जो प्रॉब्लम होगा, हाँ जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होगा तो उसमें यही सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल है। तो हम लोग अभी क्या कर देंगे, ले देके इसका जो बैलेंस होगा इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे, जो होगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, यानी पासबुक के एज पर ये बैलेंस बिल्कुल हमारे पास रेडी होगा। ये रहा स्टूडेंट्स हमारे जो इनिशियल कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के अंदर ये पूरा कंप्लीट हमारे पास प्रेजेंटेशन रेडी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स 3-4 बार इसको रिवाइंड करके देखना, बहुत इजी है, बिल्कुल डिफिकल्टीज नहीं है। आगे की क्लास में जब ये सब आप
प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए चलोगे, डिफरेंट क्वेश्चंस को आप, इंस्ट्रक्शंस को आप कंप्लीट करते चलोगे, तो ये इजी होते जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, कोई भी अगर डिफिकल्टीज या डाउट्स हो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।